हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं एक एडिटोरियल के बारे में। ये जो हमारा एडिटोरियल है ये हमसे बोलता है कि विल रोजगार मेला सॉल्व इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। क्या जो रोजगार मेला है वो इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या खत्म कर देगा? क्या इसके वजह से भारत के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या है वो खत्म हो जाएगी? अगर मैं बात करूं तो ये आर्टिकल 31 अगस्त का था और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज निकल के आती है कि रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर distributed 51,000 appointment letters via video conferencing to newly inducted recruits as a part of the रोजगार मेला यानी कि एम्प्लॉयमेंट फेयर। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अभी 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए रिक्रूटरी को क्या करा है, कहीं ना कहीं उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया है या फिर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। और ये संख्या कितनी है? ये 51,000 है। और ये लोग कौन है? ये लोग बेसिकली वो हैं जो कि रोजगार मेला के थ्रू जॉब जो है वो पाए हैं या फिर इनको रोजगार मेला के थ्रू जो है वो जॉब दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर अक्टूबर से लेकर के अभी तक होता क्या आया है, द गवर्नमेंट हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग दिस फेयर। जो हमारी सरकार है वो क्या कर रही है, इस तरीके का जो मेले का आयोजन है वो कर रही है टू फिल अप द 10 लाख। यानी कि वो क्या कर रही है, वो फिलअप कर रही है 10 लाख यानी कि लगभग 1 मिलियन एग्जिस्टिंग वैकेंसीज इन ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बिफोर द जनरल इलेक्शन ऑफ 2024। यानी कि 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले सरकार क्या कर रही है कि 10 मिलियन यानी कि 10 लाख यानी कि 1 मिलियन जो रोजगार है, जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं उनको फिलअप करने की कोशिश कर रही है इस मेला के अंतर्गत। तो ये थे हमारी न्यूज। अभी आपको पता है कि ये कितनी बड़ी न्यूज है और कितना चर्चा इसके ऊपर हुआ होगा, तो इस न्यूज को हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज पूरा सेशन आप ध्यान से जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपके सजेशंस होते हैं, कोई भी आपके सुझाव होते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसर्निंग डाटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यानी कि भारत के अंदर जो बेरोजगारी के ऊपर कुछ डाटा है जिनके ऊपर चिंता करने वाली बात है, उन डाटा को हम सबसे पहले देख लेते हैं। अगर मैं इन डाटा की बात करूं तो भारत के अंदर जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की कंसर्निंग डाटा है वो ये कहती है, एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी कि जो हमारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसके अनुसार क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि फॉर 2017-18 द अनएम्प्लॉयमेंट हैड हिट अ 45 ईयर हाई। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो ये कहती है, वो ये बताती है कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि जो हमारी बेरोजगारी है वो 2017-18 में लगभग जो हमारे 45 साल का जो रिकॉर्ड रहा है, यानी कि 45 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमें 2017-18 के बीच देखने को मिला है। किसके द्वारा? हमने पता चला कि जब हमने रिपोर्ट पढ़ी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की। जो हमारी दूसरी रिपोर्ट है, जो दूसरी डाटा है वो ये कहती है कि एकेडमिक्स फाउंड, यानी कि जो हमारी शिक्षा की पद्धति है, जो एकेडमिक्स है वो ये पाती है कि बिटवीन 2012 एंड 2018 यानी कि 2012 और 2018 के बीच में जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो क्या हुई है, गिरी है। कितने से गिरी है? अगर मैं बात करूं तो लगभग 9 मिलियन यानी कि 90 लाख जो जॉब्स हैं वो गिरी हैं इन 6 ईयर। तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि 6 सालों के अंदर एकेडमिक से बोलती है कि 2012 से 2018 के बीच में जो जॉब्स हैं वो क्या हुई है, 90 लाख यानी कि 9 मिलियन जो हमारी जॉब्स हैं वो गिरी है, या फिर 9 मिलियन यानी कि 90 लाख जॉब्स के अंदर गिरावट देखने को हमें मिली है। इसके अलावा जो हमारा कंसर्निंग डाटा है वो ये कहता है कि इन अर्ली 2020 यानी कि 2020 के शुरुआती दिनों के अंदर कोविड पैंडेमिक, यानी कि कोविड पैंडेमिक था, सभी को पता है कोविड-19 जो था वो भारत में फैल चुका था। कोविड महामारी की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि जो बेरोजगारी है उसने भारत में स्थिति और भी बिगाड़ दी, या फिर इसके वजह से हमारे भारत के अंदर और भी जो बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है वो देखने को मिली। इट वॉज ऑल्सो शोड, यानी कि ये जो डाटा है वो ये दिखाती है कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री फॉर वर्किंग वुमेन, यानी कि इंडिया जो है वो एक ऐसा देश नहीं है जहां पर महिलाएं जो हैं वो काम करती हों। ये हमारा डाटा ना काफी ज्यादा कंसर्निंग है क्योंकि हम बात करते हैं महिलाओं के आत्मसम्मान की, महिलाओं के वर्कफोर्स में होने की, या फिर महिलाओं के बहुत सारी चीजें हम भारत के दृष्टिकोण से बात करते रहते हैं। लेकिन फिर भी यह डाटा हमें दिखाती है कि जो महिलाएं हैं वो हमारे वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करती। एंड इट वर्कफोर्स यानी कि जो इंडिया का जो वर्कफोर्स है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। और उसके अंदर जो मेल है यानी कि जो पुरुष हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि जो वर्क फोर्स है वहां पर महिलाओं की जो प्रेजेंस है वो कम होती जा रही है और पुरुषों की जो प्रेजेंस है वो ज्यादा होती जा रही है। और कहीं ना कहीं जो हमारा वर्क फोर्स है वो मेल डोमिनेटेड होता जा रहा है।
अगर मैं बात करता हूं बाय अगस्त 2022 यानी कि 2022 अगस्त तक जो डाटा है वो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोजगारी है वो 12 महीनों में सबसे ज्यादा पीक पर पहुंच गई है। यानी कि लास्ट 12 मंथ के अंदर हमें क्या देखने को मिला, सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो बाय अगस्त 2022 तक देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एन अलार्मिंग ट्रेंड ऑफ द इंडियाज इज बिकमिंग अ यंग कंट्री बट विद एन अगेइंग वर्कफोर्स। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भारत एक तरफ तो दुनिया का युवा देश बनने जा रहा है, भारत के अंदर युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी वर्क फोर्स को लेकर के यानी कि काम काज को लेकर के भारत के अंदर अभी भी तर्क चल रहे हैं और कहीं ना कहीं बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखी जाती है। तो यह था हमारा कंसर्निंग पॉइंट जिसपे हमें सोचना चाहिए या फिर हमें विचार करना चाहिए जब भी हम बात करते हैं भारत में बेरोजगारी को लेकर के। अब जो हमारा ये रोजगार मेला है, सवाल ये उठता है कि सरकार इस रोजगार मेला को लेकर के आ रही है, एम्प्लॉयमेंट फेयर को लेकर के आ रही है, तो क्या इससे जो हमारी जॉब क्रिएशन है वो हो रही है, क्या क्या इससे जो हमारी बेरोजगारी है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या इसके वजह से खत्म हो रही है या नहीं। तो अगर मैं बात करूं ना, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो रोजगार मेला है क्या वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी खत्म कर रही है या नहीं कर रही है, तो मैं सीधा साधा बोलूंगा कि नहीं। वाई नॉट सोल्यूशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, यानी कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो रोजगार मेला है ना वो कहीं ना कहीं आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे तो खत्म कर नहीं रही है, तो फिर ये क्यों नहीं कर रही है, क्या कारण है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है उसको रोजगार मेला जो है वो काउंटर नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो रीजन दिया जाता है वो ये है कि नो एडेक्वेट जॉब्स, यानी कि कोई भी पर्याप्त मात्रा में जो जॉब्स है ना वो हमें नहीं मिल पा रही, जिसके वजह से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा है ना वो कम हो जाए। यानी कि अगर जॉब्स पर्याप्त मात्रा में हो तो जाकर के हम कह सकते हैं कि जो हमारी बेरोजगारी की समस्या है वो कम हो जाएगी, लेकिन सरकार के पास जॉब्स ही नहीं है, यानी कि एडेक्वेट जॉब्स जो है वो लैक करती हैं। इसकी वजह से ये बेरोजगार ये जो रोजगार मेला है वो भी हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। सबसे पहले इसके अंदर देखिए लिखा क्या है, इसके अंदर लिखा गया है कि इंडियाज नीड टू क्रिएट इन anywhere between 20 million to 200 million new jobs but in comparison these melas are providing negligible job। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर अभी आप देखिएगा कि 20 मिलियन से 200 मिलियन नए जॉब जो है वो क्रिएट होने की आवश्यकता है, लेकिन ये जो हम रोजगार मेला की बात करते हैं ना, इस तरीके के जो मेलाज हैं इनको अगर हम कंपेरिजन करें 20 मिलियन या फिर 200 मिलियन जो हमारे नए रोजगार यानी कि जॉब्स की नीड है उनसे, तो हमें पता चलता है कि ये निग्लिजिबल जॉब को ऑफर करते हैं, यानी कि इनके पास जॉब्स की संख्या काफी कम है, यानी कि एडेक्वेट जॉब्स हमें देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नो जॉब क्रिएशन, यानी कि कोई भी जॉब जो है वो क्रिएट नहीं हो रही है, तो फिर हो क्या रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस आर ओनली प्री एग्जिस्टिंग वैकेंसीज नॉट न्यू जॉब क्रिएशन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है वो कोई नई जॉब क्रिएट नहीं कर रही, वो कर क्या रही है, जो पहले की वैकेंसीज हैं, जो कि एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं, जो कि खाली पड़ी हैं, उनको सरकार भर रही है। तो इस तरीके से अगर नई नौकरियां सरकार लेकर के ही नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो युवा है वो बेरोजगार ही रह जाएगा। तो ये जो हमारा बोल सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट फेयर है, जो रोजगार मेला है ना, वो भी कोई फायदा करने वाला नहीं है। तो ये भी एक रीजन बनता है क्योंकि सरकार जो है वो नए जॉब को क्रिएट नहीं कर रही है। अगर मैं बात करूं लो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत के अंदर जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वो कैसा है, मैं बोलूंगा काफी बुरा है, काफी कमजोर है। अगर आपको मैं बताऊं ना, जो हमारे नॉर्डिक कंट्री है यानी कि जैसे नॉर्वे हो गया, नॉर्वे में आपको पता लगेगा कि एक आदमी के पीछे लगभग 130 या 128 ऐसे क्या है हमारे बोल सकते हो कि पब्लिक सर्वेंट है या फिर पब्लिक नौकरियां हैं। लेकिन भारत के अंदर ना ये आंकड़ा कितना आता है, 25 या 28 के अराउंड आता है, मुझे उतना क्लियर नहीं है लेकिन काफी कम है। अगर मैं बात करूं तो चाइना का 55 है शायद। तो यहां पर आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर ना कहीं कमी देखने को मिलेगी कि भारत के अंदर द साइज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वाज ऑलरेडी क्विट लो। यानी कि क्या है कि भारत के अंदर जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का साइज है ना वो भारत में पहले से ही बहुत कम है, यानी कि सरकारी नौकरियां भारत में वैसे ही बहुत कम है। तो इसके वजह से भी हमें क्या होती है, बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है यानी कि रोजगार है, इसको लेकर के प्रॉब्लम्स क्या है, तो प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इनके भारत के अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम आता है पार्शियल एम्प्लॉयमेंट। देखो पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि बेरोजगारी है, लेकिन कब कब है, बोल सकते हो कि थोड़े थोड़े समय के लिए बेरोजगारी है, कभी जॉब मिलता है कभी जॉब नहीं मिलता। ये होता कैसे, अगर आपने गांव में रहा होगा तो गांव में क्या होता है, जैसे धान लगाने की जब बारी आती है ना तो उस समय लोगों को रोजगार मिल जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जाकर के खेतों में धान लगाते हैं, लेकिन बाद में जब धान लग जाता है तो वही लोग फिर से क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो नौकरी होती है ना, इस तरीके का जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या होता है, ये हमारा पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो लार्ज पार्ट ऑफ द अवेलेबल वर्किंग पॉपुलेशन फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि क्या है
कि एक लार्ज पॉपुलेशन जो कि क्या करती है ईयर के कुछ हिस्से के अंदर, जैसे कि ईयर का कुछ हिस्सा, जैसे मान लो मैंने अभी धान लगाने की बात करी थी, तो धान जो है वो कब लगाया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली वो आपका जुलाई या फिर जून के अंदर लगाया जाता है। तो होता क्या कि उस समय तो रोजगार होता है उनके पास, यानी कि साल के किसी महीने के अंदर किसी दिन के अंदर उनके पास रोजगार तो है, लेकिन उसके बाद वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इस तरीके के जो रोजगार होते हैं उनको पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और ये भारत के अंदर एक प्रॉब्लम के रूप में देखी जाती है कि इस तरीके के रोजगार भारत के अंदर है, लेकिन कोई फिक्स बोल सकते हो कि रोजगार जो है ना वो भारत के अंदर नहीं मिल पाते। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा हमारा ये निकल के आता है कि वेरी लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है ना वो काफी लो है, हम बनाते बहुत कम चीजें हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि जैसे मान लो कि 4 लोग हैं और 4 बीघा जो जमीन है ना उसको वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धान लगा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, आपने सोचा कि चलो मैं 10 लोगों को रख देता हूं और ये भी 4 दिन के अंदर क्या करेंगे, जैसे मान लो पहले 4 दिन लगता था, तो अभी आप सोचोगे कि ठीक है मैं 10 लोगों को रख देता हूं, हो सकता है 1-2 दिन में ये लगा दे। लेकिन होता क्या ना कि आपको 4 बीघा धान ही लगाने हैं और आपने 10 लोग ही रख दिए, वापस से वो देखेंगे टाइम आप तो कितना लगेगा, वो वापस से 4 ही दिन लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने 6 लोगों को और काम पे रखा ना उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि लो प्रोडक्टिविटी भी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीजन है, एक प्रॉब्लम है। ये क्या कहती है, प्रोडक्टिविटी बीइंग सो लो व्हेन पीपल्स नॉर्मली इंगेज इन अ वर्क, यानी कि क्या है कि जो हमारे पीपल्स है ना वो मान लो नॉर्मली किसी वर्क के अंदर इंगेज्ड हैं, तो उस समय जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लो होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को और भी उसके अंदर ऑफर करते हैं और भी लोगों को उसके अंदर लेकर के आते हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी हमारी उतनी ही रहती है। तो इस तरीके के प्रोडक्टिविटी को हम वेरी लो प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको दूसरे नाम से हम जानते हैं जिसका नाम होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी इसी को कहा जाता है इकोनॉमी के टर्म के अंदर। अगर मैं बात करूं जो हमारा तीसरा टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या होता है कि फुल कॉन्टिन्यूअस एंड ओपन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसके अंदर ना जैसे मैं मान लो मैं पढ़ा लिखा हूं और मेरे को रोजगार करना है, मेरे को नौकरी करनी है, मैंने इंजीनियरिंग करी है और मुझे इंजीनियरिंग की नौकरी करनी है, लेकिन वो नौकरी मुझे मिल नहीं रही, तो मैं क्या हूं, मैं फुल टाइम बेरोजगार हूं ना, क्योंकि मैं ना तो कोई पार्ट टाइम वर्क कर रहा हूं, ना मैं कोई पार्शियल एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंडगल हूं, ना ही मैं कोई काम कर रहा हूं। मुझे इंजीनियरिंग करी है और मुझे इंजीनियरिंग की नौकरी चाहिए और वो मुझे मिल नहीं रही है, इसका मतलब मैं क्या हूं, मैं बेरोजगार हूं। तो इस तरीके की बेरोजगारी को हम फुल कॉन्टिन्यूअस या फिर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इट बियर मच द सेम कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ये क्या करता है, सेम कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर होती है अनएम्प्लॉयमेंट वाली, जो कि हम जानते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं, यानी कि उनकी वजह से हमें जो जॉब्स है वो नहीं मिल पाती है। तो ये 3 तरीके के हमने अनएम्प्लॉयमेंट देखे, और इसके अंदर सबसे बड़ा जो अनएम्प्लॉयमेंट है भारत के अंदर अभी आपको देखने को मिलेगा वो पार्शियल वाला है, ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर जो आबादी है ना वो उतनी ज्यादा पढ़े लिखी नहीं है, वो कम पढ़े लिखी आबादी है, और उनको जो काम है वो पार्शियल मिलता है, यानी कि सीजन सीजन में मिलता रहता है, सीजन के बाद उनके काम जो है वो बंद हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, चैलेंजेस यानी कि कुछ हमारी चुनौतियां हैं जब भी हम बात करते हैं बेरोजगारी को लेकर के, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, ये चुनौतियां हमसे क्या कहती हैं, द रिसेंट राइज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अभी भारत के अंदर ये जो बेरोजगारी है ना ये और भी बढ़ने लगी है। ऐसा क्यों हमें प्रतीत हो रहा है, ऐसा इसलिए प्रतीत हो रहा है, इसकी चुनौतियां इस तरीके से आ रही हैं क्योंकि लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने को देख रहे हैं, यानी कि भारत में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि खुद का कुछ ना कुछ रोजगार धंधा कर लो, जैसे मोदी जी ने भी कहा था कि पकौड़ी तल लो, वो भी एक रोजगार है। तो वो क्या है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आपको सरकार ने कुछ नहीं किया, आपने सरकार से नौकरी नहीं ली, आपने खुद से कोई ना कोई जॉब जनरेट किया, उसको आप कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, क्योंकि आपको आपका पेट पालना है। तो इस तरीके से जो हमारी चुनौतियां है ना वो सरकार के सामने है, लोगों के सामने है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं। वर्सिंग द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो हमारा यूथ है, हम बोलते हैं कि दुनिया के सबसे युवा कंट्री कौन है, इंडिया है, लेकिन इसके युवा ही क्या है, बेरोजगार है। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि भारत के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो यूथ के साथ साथ, यूथ तो बढ़ ही रहे हैं भारत में, लेकिन उसके साथ बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। और अगर मैं बात करूं एजुकेशन के लेवल का, तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले जो थे वो लोग कम पढ़ा लिखा करते थे, फिर भी उनको रोजगार मिल जाता था। लेकिन आज क्या है ना कि हमारा एजुकेशन का लेवल जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, हाईफाई एजुकेशन लेवल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो बेरोजगार होकर के इधर उधर टहल रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना वो
कहीं ना कहीं हमारे लिए कंसर्न पैदा करती है, चैलेंजेस पैदा करती हैं जब भी हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। दूसरा हमारा चैलेंज क्या होता है कि इंडिया हैज हाई यूथ पॉपुलेशन, यानी कि भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन जो है वो निवास करता है। और ये जो यूथ पॉपुलेशन है ये दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार यूथ पॉपुलेशन भी है। तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा यूथ यानी कि सबसे ज्यादा युवा हमारे इंडिया के अंदर है, लेकिन वो सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार भी अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर ही है। देखा गया है कि जब भी हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उसके अंदर जो 80% अनएम्प्लॉयमेंट है ना, यानी कि बेरोजगार है, वो कौन है? वो हमारा युवा है। युवा जो है वो 80% ऐसा है जो कि बेरोजगार है, और मात्र 20% युवा ही ऐसा है जो कि रोजगार में इंडल्ज है, या कि फिर किसी ना किसी वे में वो पैसे कमा रहा है या फिर अपना काम कर रहा है। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग हैज स्ट्रगल। अब देखो तीसरा चैलेंजेस हमारा क्या निकल के आता है कि जो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है ना, जैसे चीज का निर्माण होना उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, वो भारत के अंदर स्ट्रगल कर रही है, अभी वो संघर्ष कर रही है। भारत के अंदर उतनी अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होता है। एंड द लेस एजुकेटेड वर्कर्स एंड एंगेज इन अ लो पेइंग प्रीकैरियस एंड अनस्टेबल वर्क अरेंजमेंट। कहने का मतलब क्या है? इसके वजह से होता यह है कि हमारे यहाँ जो देखो ये हम क्यों बोल रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्ट्रगल कर रही है, ये इसलिए स्ट्रगल कर रही है क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेटेड बोल सकते हो वर्कफोर्स है ना, उसमें थोड़ी कमी देखने को मिलती है। हमारे यहाँ जो वर्कफोर्स में काम करने वाले लोग हैं वो उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उतने ज्यादा स्किल्ड नहीं है, वो उनको कम सैलरी मिलती है जिसकी वजह से वो काम नहीं करना चाहते, या फिर उनका ध्यान नहीं रखा जाता था। लापरवाही की वजह से भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी क्या होती है? प्रभावित होती है, और इसके वजह से हमारी जॉब प्रभावित होती है, और जॉब प्रभावित होती है इसके वजह से हमें अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारे वो चैलेंजेस है जिनकी हमने बात करी। अब हम बात करेंगे कि सरकार की स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी टू मूव टुवर्ड द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कैपिटलिज्म से हट करके लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ध्यान दें, उसके तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बेरोजगारी को हम खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें अपने स्ट्रेटजी के अंदर चेंज लेकर के आना होगा, और चेंज इन इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी कि सबसे पहले इंडिया को करना क्या होगा कि उसका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको कहीं ना कहीं चेंज करना होगा। जो ओल्ड डेटेड हो चुका है, जो पुराना हो चुका है, उसे बदल करके नया करना होगा। दूसरा, द रेडिकल रीथिंक, यानी कि एक बार फिर से हमें सोचना होगा इंडिया के लेबर रेगुलेटरी रिजीम के बारे में। और ये जो रिजीम है वो कंसीडर करती है कि हम क्या करें, ह्यूमन कैपिटल को किस तरीके से कंसीडर करें और कहां पर हम इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमें वहां करना चाहिए जहां से रोजगार निकल के आए। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक रेडिकल रीथिंक हमें वापस से करना होगा जब भी हम बात करते हैं इंडिया के लेबर रेगुलेटरी को। ठीक है। तीसरी अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें जो सरकार लेकर के आ सकती है वो ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी, यानी कि सरकार क्या करे, एक क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी लेकर के आए जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हो। इसके थ्रू होगा क्या, ये अलाउ करेगा स्मॉल एंड मीडियम साइज फर्म को जो कि एंजॉय करेंगे कलेक्टिव इफिशिएंसी, यानी कि क्या होगा, इसके वजह से जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होंगे उनको क्या होगा, कलेक्टिव इफिशिएंसी का फायदा मिलेगा, और इसके वजह से हमारे यहाँ रोजगार जो होंगी वो भी और से ज्यादा जनरेट होंगे। इसके अलावा हमें सोल्यूशन अगर पूछ लिया जाए कि अच्छा ये बताइए कि इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका सोल्यूशन आपके पास क्या है, आप इसे कैसे कर सकते हैं, इसे आप कैसे खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना होगा, इनेबलिंग इन्वायरमेंट, यानी कि हमें इन्वायरमेंट जो है वो बनाना होगा, यानी कि उस तरीके का इन्वायरमेंट बनाना होगा ताकि रोजगार जो है वो जनरेट हो सके। अब लोग जो है वो सवाल करते हैं सरकार से कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है। अब मैं आपको बताऊं ना, तो सरकार का प्राइमरी काम क्या होता है, सरकार का काम ये नहीं होता कि वो आपको रोजगार दे, वो आपके हाथों में ला करके नौकरी नहीं देगी। वो क्या करेगी, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी, इन्वायरमेंट की वजह से नौकरी क्रिएट होगी, और नौकरी आपको खुद लेनी पड़ेगी। तो सरकार किसी को नौकरी नहीं देती, सरकार का काम होता क्या है कि इट इज नॉट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव जॉब्स, यानी कि ये क्या है, ये सरकार का जॉब नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है कि वो आपको जॉब दिलवाए। ठीक है। इट इज अ जॉब टू क्रिएट द इनेबलिंग इन्वायरमेंट सो दैट द इकोनॉमी इटसेल्फ क्रिएट मोर जॉब्स। कहने का मतलब यह है कि सरकार का ये कोई भी नहीं बोल सकता कि सरकार का ये काम है कि वो आपको जॉब दे। सरकार का काम ये बिल्कुल भी नहीं होता। सरकार बस इतना करती है, या सरकार का बस इतना काम होता है कि वो एक इन्वायरमेंट, एक वातावरण, यानी कि एक पर्यावरण ऐसा बनाए जहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो, यानी कि कहीं ना कहीं जॉब का इन्वायरमेंट बने, और जॉब के इन्वायरमेंट बनने की वजह से वहां पर जॉब क्रिएट होगी, और फिर वो जॉब जाकर के आपको मिल जाएगी। तो ये बेसिकली होता है सरकार का काम। सरकार का काम ये नहीं होता कि आप घर बैठे सरकार आपको नौकरी ला करके दे देगी। दूसरी अगर मैं बात करूं तो बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, सरकार क्या कर सकती है कि भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको और भी ज्यादा बूस्ट कर सकती है। नीड टू फोकस ऑन द सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ द जीडीपी ग्रोथ एंड द इंडियाज नीड टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया है उसका जो सेक्टरल कंपोजिशन है, जो उसकी जीडीपी की ग्रोथ है उसको भी बूस्ट मिलेगा, और उसके जीडीपी को अगर बूस्ट मिलता है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जॉब जो होगा वो भी क्रिएट होगा, और इसके वजह से
हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कहीं ना कहीं दूर होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारा तीसरा सोल्यूशन क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो नीड टू चेंज द परसेप्शन, यानी कि जो गवर्नमेंट का परसेप्शन है, जो गवर्नमेंट का विचारधारा है, जो नजरिया है, उसको भी गवर्नमेंट को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा कि जो गवर्नमेंट है वो पीएलआई स्कीम किसके लिए लेकर आई है। मैंने कल ही बात करी थी, ये जो पीएलआई स्कीम है ना, ये मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेकर के आई है सरकार। लेकिन सरकार को यह भी तो पता होना चाहिए कि जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि इसके अंदर पैसे की लागत ज्यादा होती है। इसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, यानी कि जो मानव का काम है ना, वो काफी कम होता है। इसके वजह से जॉब जो क्रिएट होती है ना, वो काफी कम जॉब क्रिएट होती है। तो भारत को क्या करना चाहिए, ये जो पीएलआई स्कीम है, ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इस स्कीम को क्या करना चाहिए, जो गवर्नमेंट है उसको केवल इन मोबाइल फोन के कंपनियों के लिए ही नहीं जारी रखना चाहिए, बल्कि जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गए उनमें अगर मैं बात करूं तो लेबर की कॉस्ट जो है, यानी कि लेबर की जो नीड है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर सरकार उसमें इन्वेस्टमेंट करती है तो उसकी वजह से होगा क्या कि बहुत ज्यादा रोजगार जो होगा वो जनरेट होगा। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि ये सारे जो पैसे हैं ना, जो सरकार इंसेंटिव के रूप में दे रही है पीएलआई स्कीम के तहत, ये किसको ना दे, ये कैपिटल इंटेंसिव को ना दे, सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव को ना दो, ये बेसिकली लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी दे। अगर सरकार ये काम करती है तो कहीं ना कहीं जो लेबर का जरूरत है ना वो बढ़ेगा, और लेबर की जरूरत बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और जो लोग पहले बेरोजगार थे ना वो रोजगार हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट की जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो खतरा है ना वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम दे सकते हैं अपने सजेशन के रूप में या फिर सोल्यूशन के रूप में। अगर मैं बात करूं तो जो पीएलआई है वो क्या करता है, ऑफन हैज फोकस मोर कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। मैंने पहले भी बताया कि जो जो हमारी बोल सकते हो कि जो स्मार्टफोन्स वाली स्कीम है ना, जिसको हम पीएलआई दे रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये कैपिटल इंटेंसिव है। इसके अंदर ना पैसे की लागत ज्यादा है, इसके अंदर जो आपको रोजगार मिलेगा ना वो कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रोबोट से काम होते हैं, मशीनों से काम होते हैं। लेकिन टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूँ ना तो वहां पर इंसान काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो लेबर इंटेंसिव हमारे काम है ना, जो कंपनीज है, जो इंडस्ट्री है, उसमें भी सरकार पीएलआई स्कीम लेकर के आएगी, तो कहीं ना कहीं ज्यादा रोजगार जनरेट होगा और लोगों का ज्यादा से ज्यादा नौकरी लगेगी और अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा जो होगा वो दूर होगा। तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल जो कि द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर 31 अगस्त के दिन जो है वो पब्लिश किया गया था। आई होप कि जो पूरा आर्टिकल है आपको समझ में आया होगा, और इस आर्टिकल के माध्यम से आपने समझा होगा कि भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है वो कितनी बड़ी है और ये क्राइसिस क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने ये भी पढ़ा कि इसके कंसर्निंग पॉइंट कौन से होते हैं, क्या जो हमारा रोजगार मेला है क्या इसके वजह से हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगी या नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अगर मान लो कम नहीं होती है तो इसका फिर सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं जो हम फेस करते हैं। तो सारी चीजें हमने क्या करी, इस वीडियो के अंदर देखी, इस आर्टिकल के अंदर पढ़ी। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई हो। तो अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। और थैंक यू फॉर द 1K सब्सक्राइबर, आपने 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट करे हैं, इसके लिए भी आपका काफी सारा धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।